ओके, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने जहाँ पर टॉपिक पॉज किया था वो था टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में रेफरेंस वेरिएबल्स। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल हम डिस्कस कर रहे थे कि एग्जैक्टली उनका क्या यूज़ है। आज हम यूजेस डिस्कस करेंगे, प्लस मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए हैं कि रेफरेंस वेरिएबल का सिंपल मीनिंग तो होता है एलियास नेम देना किसी एग्जिस्टिंग वेरिएबल को। ठीक है, प्लस रेफरेंस वेरिएबल एग्जिस्टिंग वेरिएबल के साथ में उसकी लोकेशन को भी क्या करेगा, शेयर करेगा। तो ये एक डायग्राम मैंने आप लोगों को सेंड किया था इस केस में कि पॉइंटर के केस में हमेशा एक अलग वेरिएबल बनता है जो किसी दूसरे वेरिएबल को क्या करता है, उसका एड्रेस होल्ड करके उसको पॉइंट करता है। जबकि रेफरेंस वेरिएबल के केस में यहाँ पर अगर एक वेरिएबल हमने a इक्वल टू 5 से इनिशियलाइज किया है तो रेफरेंस वेरिएबल उसकी इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम ये कह सकते हैं कि बेसिकली उस पर्टिकुलर a वेरिएबल का क्या डेटा टाइप हो गया, ठीक है, क्या उसमें वैल्यू स्टोर हो गई, तो ये सारी चीजें कौन स्टोर करेगा, रेफरेंस वेरिएबल। ठीक है, लेकिन एड्रेस स्टोर नहीं होगा किसमें, रेफरेंस वेरिएबल में। प्लस a और रेफरेंस वेरिएबल दोनों सेम लोकेशन को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो अगर हम a में सिंपली चेंज करेंगे तो रेफरेंस वेरिएबल में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस परफॉर्म हो जाएंगे। अब ये हमने उस दिन की क्लास में देखा था कि अगर हमें रेफरेंस वेरिएबल बनाना है, इस प्रोग्राम को मैं एक बार रिवाइज करवा रही हूँ कि अगर हमें कोई भी रेफरेंस वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया। ठीक है, रेफरेंस वेरिएबल बनाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल के जस्ट पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर या जिसको हम कहें एम्परसेंड का साइन पुट करना होगा। इससे ये पर्टिकुलर वेरिएबल रेफरेंस वेरिएबल बनेगा। किसका रेफरेंस स्टोर किया हमने, किसी एक वेरिएबल का। ठीक है, तो जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करें तो क्रिएशन के टाइम पर ही उसमें किसी ना किसी वेरिएबल को इक्वल करके लिखना जरूरी है। हम डिक्लेरेशन के बाद में किसी वेरिएबल का रेफरेंस असाइन नहीं कर सकते। आई मीन टू से कि अगर हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करें तो हम इसको इस तरीके से नहीं क्रिएट कर सकते, ये गलत है, ये एरर है। हमें हमेशा किसी एक वेरिएबल का रेफरेंस उसमें असाइन करना जरूरी है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे रेफरेंस असाइन किया तो उस केस में ए और रेफ दोनों एक ही लोकेशन को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। दोनों का एड्रेस सेम रहेगा, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। और हमने यहाँ पर उन दोनों को प्रिंट करवा के भी देखा था। ऐसे ही आज इसके यूजेस की तरफ हम प्रोसीड कर रहे हैं कि अगर हम रेफरेंस वेरिएबल में क्या करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ए वेरिएबल लिया है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक ए वेरिएबल क्रिएट किया है और उसमें एक नंबर का इनपुट लिया है। ठीक है, और रेफरेंस वेरिएबल क्रिएशन के टाइम ही मैंने ए का रेफरेंस इस रेफ वेरिएबल में असाइन कर दिया। और अभी इनिशियली लेट्स से कि मैंने इनपुट लिया था ए की वैल्यू में 10। ठीक है, लेकिन मैंने ए की वैल्यू को ओवरराइड कर दिया 78 से, यानी कि ए में असाइन कर दिया 78। तो जब हम ए में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो ए और रेफ दोनों एक ही लोकेशन की बात हो रही है। तो इसीलिए जब हम दोनों को प्रिंट करवाएंगे, यहाँ पर देखें ए और रेफ दोनों को प्रिंट करवाएंगे तो उस केस में आंसर क्या आएगा, 78। प्लस अगर हमें इन पर्टिकुलर वेरिएबल्स के एड्रेसेस को डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पर हमें एड्रेस ऑफ ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे रेफ और ए दोनों के एड्रेसेस को डिस्प्ले करवाया है, तो दोनों के एड्रेसेस भी इस केस में क्या है, सेम ही है, सेम लोकेशन है। ठीक है, एक्स्ट्रा हमें अगर हम सिंपली जितने भी वेरिएबल्स बनाते हैं तो अभी तक सारे वेरिएबल रैम में अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन इस केस में वेरिएबल जो है हमारे पास में वो सेम स्पेस को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, सेम स्पेस यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में हमने एड्रेसेस को प्रिंट करवाना देखा, और रेफरेंस वेरिएबल में अगर हम कहीं भी चेंज करें या
सिंपल वेरिएबल में चेंज करें तो रेफरेंस वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। ऐसा हमने अभी देखा। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही रेफरेंस वेरिएबल के रिगार्डिंग एक मेन बात तो ये थी कि हमने जब रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया है, अगर हम इस प्रोग्राम की बात करें तो जैसे ही हमने रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया उसमें कोई ना कोई वेरिएबल का रेफरेंस असाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रोग्राम के बीच में रेफरेंस वेरिएबल में किसी और वेरिएबल को असाइन करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि रेफरेंस वेरिएबल अब किसी और लोकेशन का नाम हो गया। इस केस में जो एक बार हमने रेफरेंस वेरिएबल को क्रिएट करते टाइम जिस वेरिएबल का रेफरेंस असाइन कर दिया, ठीक है, उसी लोकेशन का नाम ए और रेफ रहेगा। अगर हमने प्रोग्राम के बीच में एक नया वेरिएबल क्रिएट किया और सिंपली उसको असाइन कर दिया रेफ में, तो वो वेरिएबल का नाम बी ही रहेगा, उस लोकेशन का नाम रेफ नहीं होगा, यानी कि ये एलियास नेम का काम नहीं करेगा स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक बार हमने रेफरेंस असाइन कर दिया तो हम प्रोग्राम में उसको चेंज नहीं कर सकते। ये रेफरेंस वेरिएबल का दूसरा उसका एक तरीके से एडवांटेज है कि एक बार जो असाइन कर दिया वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्योंकि मैंने रेफरेंस वेरिएबल में बी असाइन कर दिया, ठीक है, अब अगर मैं वापस से प्रिंट करवाऊं रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू बी और ए की वैल्यू, तो तीनों का रिजल्ट मेरे पास में क्या आएगा, जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 90, ठीक है, और 90 हमने सिंपली असाइन कर दी रेफ में। तो रेफ यहाँ पर एक नॉर्मल वेरिएबल तो है, प्लस एक ऐसी लोकेशन का नाम है जिस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम यहाँ पर a भी है, ठीक है। तो अगर मैं इन तीनों को यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ तो इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तीनों के केस में 90। रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू भी यहाँ पर 90 है, ठीक है, बी वेरिएबल की वैल्यू ऑलरेडी 90 थी, और हमने क्योंकि बी को रेफरेंस वेरिएबल में असाइन कर दिया इसलिए जो रेफरेंस वेरिएबल की पहले वैल्यू थी वो ओवरराइट हो चुकी है। और रेफरेंस वेरिएबल चेंज हुआ, दैट मीन्स क्या चेंज हो गया, ए भी चेंज हो गया, यानी कि अब 10 की जगह यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी हो गई 90, इस तरीके से। और अगर हम एड्रेसेस को डिस्प्ले करवाएं तो एड्रेसेस के केस में वैसे तो अगर हम एड्रेसेस को डिस्प्ले करवाते हैं तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में डिस्प्ले होते हैं, नो डाउट, लेकिन मैंने यहाँ पर हेक्साडेसिमल कोड ना लिखकर सिंपल नंबर्स लिखे हैं। तो ए और रेफरेंस वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पर 300 मैंने पुट किया है, लेकिन जो बी का एड्रेस है, बी अपने आप में एक अलग लोकेशन है तो उसका एड्रेस भी अलग ही होगा। अब यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। एनी कंफ्यूजन? आगे कंटिन्यू करें तो अब मेन बात आती है कि रेफरेंस वेरिएबल का क्या यूज है, ठीक है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने उस दिन पूछा भी था कि एग्जैक्टली इसका क्या यूज है, हम क्यों बनाए, ठीक है। तो देखिए रेफरेंस वेरिएबल का यूज मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। इस पर्टिकुलर थ्योरी को एक बार देखने से पहले हम इसका एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल का क्या यूज है। अगर मैं बात करूं रेफरेंस वेरिएबल की तो उसका मेन यूज है पास बाय रेफरेंस। अब पास बाय रेफरेंस क्या होता है, या इसको हम कॉल बाय रेफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इस टर्म को डिस्कस करने से पहले हमें एक फंक्शन का जो कंसेप्ट है उसको एक बार देखना पड़ेगा। तो एक बार फंक्शन देख के फिर हम इस टॉपिक को प्रोसीड करते हैं। अगर हम बात करें फंक्शन की तो हमने देखा था कि हम अपने कोड्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि वो कोड इजीली मैनेजेबल हो, ठीक है। प्लस हर एक फंक्शन के केस में अगर हम बात करें तो फंक्शन का अगर हम जो भी स्ट्रक्चर डिफाइन मतलब जो फंक्शन का कोड लिख रहे हैं तो फंक्शन का एक रिटर्न टाइप होगा, फंक्शन का एक नाम होगा,
ठीक है। प्लस फंक्शन में हम कुछ आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकते हैं और फंक्शन का जो एग्जीक्यूटेबल कोड होगा वो भी हम फंक्शन के कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फंक्शन को डिफाइन करने की। फंक्शन का मैंने यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। फंक्शन हम आगे चल के वापस से देखेंगे। C++ के केस में फंक्शन में बहुत सारे जो चेंजेस हैं, मतलब फंक्शन टॉपिक के अंदर कुछ टॉपिक्स और इंक्लूडेड हैं, उसको हम आगे चल के प्रोसीड करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझना था कि फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें कि रेफरेंस वेरिएबल का मेन यूज, तो उसका मेन यूज है पास बाय रेफरेंस के केस में। कैसे क्या होता है समझते हैं इस प्रोग्राम से। मैंने इस प्रोग्राम में एक स्वैप फंक्शन बनाया है जो कि एग्जैक्टली क्या करेगा, दो नंबर्स को स्वैप करेगा। ठीक है, और क्योंकि हमने जो फंक्शन बनाया है अगेन उसका रिटर्न टाइप हो गया, फंक्शन का नेम हो गया और फंक्शन के पैरामीटर्स हो गए, प्लस उसका एग्जीक्यूटेबल पार्ट। अब फंक्शन को अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो बेसिकली हमें कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने मेन से यहाँ पर A1 और B1 दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं। इस प्रोग्राम को आप लोग ध्यान से समझना। यहाँ पर पास बाय रेफरेंस का यूज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, प्लस फंक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो वापस प्रोसीड करते हैं। हमने यहाँ पर A1 और B1 दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं। अब मैंने यहाँ पे सिंपल A1 और B1 में इनपुट लिया है। ठीक है, सी इन के साथ में A1 और B1 को पुट किया है। तो लेट्स से इनपुट में यूजर ने दिया 34 और 56। अब मैंने यहाँ पर स्वैप फंक्शन को कॉल किया और उसमें सिंपली पास कर दिया A1 और B1। ठीक है, अब A1 और B1 पास किया तो प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन का कंट्रोल है, जैसे ये फंक्शन यहाँ पे पुट किया गया तो हाथों हाथ जो स्वैप फंक्शन है वहां पर प्रोग्राम का कंट्रोल प्रोसीड हो जाएगा और स्वैप फंक्शन पहले कॉल होगा। ठीक है, बाकी के स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होंगे। अब इस केस में जो स्वैप फंक्शन है उसमें यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं वो मेन समझने वाली बात है। वो किस तरीके से पास किए हैं, मैंने हर आर्ग्यूमेंट से पहले दो आर्ग्यूमेंट पास किए हैं और हर आर्ग्यूमेंट से पहले यहाँ पर मैंने पुट किया है एम्परसेंड का साइन। तो बेसिकली जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और आर्ग्यूमेंट जो कैच करने वाला फंक्शन है, यानी कि जो हमारा कॉल्ड फंक्शन है, ठीक है, जो फंक्शन यहाँ पर कॉल हो रहा है बेसिकली, उसमें अगर हम वेरिएबल से पहले यहाँ पर एम्परसेंड का साइन पुट करते हैं तो इस कंसेप्ट को हम बोलेंगे पास बाय रेफरेंस या कॉल बाय रेफरेंस। ठीक है, ये सी का एक मेन इंपॉर्टेंट, C++ का एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पास बाय रेफरेंस का मतलब क्या, कि जो हमारे पास में वेरिएबल है a है उसमें हमने किसका रेफरेंस असाइन कर दिया, A1 का, और जो b वेरिएबल है उसमें हमने किसका रेफरेंस असाइन कर दिया, B1 का। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर सिंपल दो नंबर्स को स्वैप करेंगे तो स्वैपिंग का कंसेप्ट आप लोगों को पता है कि क्या होता है। मैंने वही कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट किया है कि C में A असाइन कर दिया, देन A और B को स्वैप करके देन वापस से यहाँ पर B में C असाइन कर दिया। तो इस केस में जो स्वैपिंग का एंड मतलब जो रिजल्ट रहेगा उस केस में B की वैल्यू 34 हो जाएगी, ठीक है, और A की वैल्यू 56 हो जाएगी। अब यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल का क्या रोल रहा, ठीक है, हमने तो यहाँ पर सिंपल ही काम किया। रेफरेंस वेरिएबल का रोल ये रहेगा कि अगर मैं मेन में यहाँ पर A1 और B1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊं तो वो भी वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू A1 की कितनी थी हमारे पास में, A1 की वैल्यू थी 34 और B1 की वैल्यू कितनी थी 56। क्योंकि हमने स्वैप फंक्शन को कॉल किया और जो वैल्यूज पास की उसमें एज अ रेफरेंस पास की, यानी कि पास बाय रेफरेंस को यूज किया, तो हमने क्योंकि एक जगह चेंज किया है तो मेन में ऑटोमेटिकली A1 और B1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ये यहाँ पर यूज रहेगा रेफरेंस वेरिएबल का कि हमने सिंपली एक जगह चेंज किया, ठीक है, हमने यहाँ पर स्वैपिंग परफॉर्म की। अब अगर हम मेन में उसको एक्सेस कर रहे हैं तो A1 और B1 की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास में A1 का रेफरेंस जब A में असाइन किया हुआ
ठीक है, तो लोकेशन तो एक ही थी हमारे पास में, उसके दो नाम थे, ए और A1। हालांकि इस ए वेरिएबल को हम यहाँ पर मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पर्टिकुलर इस लोकेशन का एक तरीके से क्या हो गया, वेरिएबल, ठीक है, जिसको हम मेन में एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी हमारे पास में ए का रेफरेंस, A1 का रेफरेंस ए में असाइन किया हुआ था, तो हमने ए में चेंज किए, ठीक है, ए और बी को स्वैप करके। इसका मैम स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा कि हमारे पास में ए एक वेरिएबल रहेगा, तो हम यहाँ पर 34 ये हमारे पास में A1, ठीक है, और इसमें रेफरेंस असाइन किया हुआ है ए का, और अगर हम बात करें ऐसे ही B1 की, तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा हमारे पास में B/B1, ठीक है। तो मेमोरी में हमारे पास में ये B और B1 के लिए एक ब्लॉक बनेगा, जिसमें इनिशियली अभी वैल्यू कितनी रहेगी, 56, और यहाँ पर A और A1 के केस में 34 है, ठीक है। अब अगर इस प्रोग्राम को समझें तो देखते हैं यहाँ पर क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो सबसे पहले हमारे पास में मेन से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। मैंने A1 और B1 दो वेरिएबल क्रिएट किए हैं, सिंपल इनमें इनपुट लिया। लेट्स से मैंने इनपुट लिया A1 में 34, ठीक है, और B1 में यहाँ पर मैंने इनपुट लिया 56। अब इनपुट लेने के बाद यहाँ पर स्वैप फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, कौन सी वैल्यूज के साथ में, 34 और 56 के साथ में, इंटरनली कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर 34 और 56 जो दो हमारे पास में वैल्यूज थी, यानी कि A1 और B1 की, वो यहाँ पर किस में जाके असाइन हो जाएंगी, बाय रेफरेंस असाइन हो जाएंगी A और B में, यानी कि कुछ इस तरीके से A जो वेरिएबल है उसमें A1 का रेफरेंस असाइन हो जाएगा, और ऐसे ही जो हमारे पास में B वेरिएबल है, ठीक है, हमने B वेरिएबल के इक्वल लगा के मैंने लिखा है B1, क्योंकि B में किसका रेफरेंस असाइन हुआ है, यहाँ पर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है हमारे पास में इस फंक्शन का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से, तो जैसे ही ये कंसेप्ट यहाँ पर इम्प्लीमेंट होगा, तो जो हमारे पास में लोकेशंस थी प्रोग्राम, जो रैम की बात करें, ठीक है, तो रैम में हमारे पास में जो इस प्रोग्राम मेन के केस में तो A1 और B1 जो वेरिएबल्स थे उनके अकॉर्डिंग पहले कुछ इस तरीके से था, ठीक है। लेकिन जब हमने इनका रेफरेंस असाइन कर दिया इस पर्टिकुलर फंक्शंस में, तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से कंसेप्ट इम्प्लीमेंट होगा, यानी कि A और A1 सेम लोकेशन का नाम हो जाएगा, और B और B1 सेम लोकेशन का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जब हमने यहाँ से स्वैप फंक्शन कॉल किया, तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, स्वैप फंक्शन पे, ठीक है। ये स्वैप फंक्शन जब कॉल होगा, तो सिंपली मैंने यहाँ पर दो वैल्यूज को स्वैप किया, तो रेफरेंस वेरिएबल को हम सिंपल वेरिएबल की तरह यहाँ पर यूज करें, तो मैंने यहाँ पर, जैसे हमने ऊपर प्रोग्राम्स में भी देखा ही है कि हम यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल में कुछ वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर भी यही किया है कि जो रेफरेंस वेरिएबल है उसमें मैंने सबसे पहले B को असाइन कर दिया। अब A लोकेशन पे अगर मैं B की वैल्यू को असाइन कर दूं, तो सिंपली यहाँ पर कितना हो गया 56, और A की वैल्यू को हम ऑलरेडी C में स्टोर कर चुके थे, तो पहले वाली 34 वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास में सेव है। उसके बाद हमने B लोकेशन पे 56 की जगह यहाँ पर चेंज कर दिया 34, ठीक है। तो अब जो हमारे पास में A और A1 लोकेशन है उसकी वैल्यू कितनी है 56, और B और B1 लोकेशन है उसकी वैल्यू कितनी हो गई 34, ठीक है। अब अगर हम बात करें मेन की, ठीक है, मेन फंक्शन, ये फंक्शन पूरा कॉल हो चुका है, वापस से प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा,
जो फंक्शन कॉल हुआ है उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट पर, ठीक है। क्योंकि फंक्शन ने कुछ रिटर्न नहीं किया तो सिंपली ये स्टेटमेंट, ये मैसेज हमें स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। और अब हम a1 और b1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएंगे। तो a1 और b1 की वैल्यू यहाँ पर सिंपली ओवरराइट होगी, कितनी चुकी है 56, ठीक है। तो मैं अगर a1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाऊं तो वो हो जाएगी 56 डिस्प्ले। और ऐसे ही अगर हम b1 की वैल्यू को डिस्प्ले करवाएं तो वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 34। तो ये रहेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का कंसेप्ट। अब कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एग्जाम कॉल बाय रेफरेंस का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कॉल बाय रेफरेंस, यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल टॉपिक है वो ओवर हो चुका है। अगर किसी को लगता है कोई डाउट रह गया तो आप पूछ सकते हैं। जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करें तो उनको इनिशियलाइज करना जरूरी है। नल हम उनको नहीं छोड़ सकते। पॉइंटर के केस में ऐसा पॉसिबल है, हालांकि पॉइंटर हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और प्रोग्राम के ड्यूरेशन प्रोग्राम के बीच में हम किसी और वेरिएबल का रेफरेंस नहीं असाइन कर सकते। जैसे मैं अगर यहाँ पर इस तरह से लिखूं और मैं उसमें बी का रेफरेंस असाइन कर दूं तो ये पॉसिबल ही नहीं है। एक बार जिस वेरिएबल का रेफरेंस असाइन कर दिया तो उसी वेरिएबल का रेफरेंस इसमें असाइन होगा, बाकी वो चेंज नहीं हो सकता। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर बी के केस में इसको भी रेफ से एक्सेसिबल, इसको भी रेफ से ही एक्सेस करूं और इस लोकेशन को भी रेफ से एक्सेस करूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर ऐसा करना है तो यहीं पर आपको यहाँ मेंशन करना जरूरी है जब आप रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करें। तो यहाँ तक रेफरेंस वेरिएबल टॉपिक ओवर होता है। उसके बाद फंक्शन के केस में जैसे हमने अभी पास बाय रेफरेंस देखा, वैसे ही पास बाय वैल्यू भी होता है जिसको हम कॉल बाय वैल्यू भी कह सकते हैं। कहने का मतलब कि अगेन कोड वही है, a1 और b1 वैल्यूज का इनपुट लिया और इनपुट लेने के बाद स्वैप फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर दिया गया, ठीक है। और उसमें a1 और b1 वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब जब a1 और b1 पास किया गया इसमें, तो यहाँ पर जब जो स्वैप फंक्शन है जो इन वैल्यूज को कैच करेगा, कैच करेगा इन वैल्यूज को, तो यहाँ पर कैच करते टाइम जो आर्ग्यूमेंट्स है वो सिंपल वेरिएबल्स हैं, रेफरेंस वेरिएबल नहीं है। तो a1 और b1 की सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बनेगी, ठीक है। उन कॉपीज का नाम यहाँ पर a और b रहेगा। कहने का मतलब है टोटल 4 वेरिएबल्स होंगे a b और यहाँ पर a1 और b1, टोटल 4 अलग अलग लोकेशंस होंगी, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर a और b में कुछ भी चेंज करूंगी तो उसका रिफ्लेक्शन मुझे यहाँ पर विजिबल नहीं होगा मेन में। क्यों? क्योंकि अलग अलग कॉपीज क्रिएट होंगी। और यहाँ पर मैंने इस प्रोग्राम में अगेन स्वैपिंग परफॉर्म की है। और स्वैपिंग परफॉर्म करने के बाद, स्वैपिंग आप सबको पता है कि किस तरीके से हम नंबर्स की वैल्यू को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है इस केस में कि सिर्फ a1 की वैल्यू a में असाइन होगी और b1 की वैल्यू b में असाइन होगी, ठीक है। उसका रेफरेंस असाइन नहीं होगा। और इस केस में जब हम एट द एंड ऑफ द फंक्शन अगर a और b को डिस्प्ले करवाएं तो वैल्यू स्वैप होने के बाद, लेट्स से इनपुट अगर 34 और 56 को ही कंसिडर करें तो यहाँ पर तो डिस्प्ले हो जाएगा अगेन 56 और यहाँ पर 34। और इसका मेमोरी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऐसा एग्जाम्पल आप लोगों ने सी में भी देखा होगा। तो ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि यहाँ पर एक लोकेशन अलग होगी जिसमें इनिशियली 34 वैल्यू थी और उस लोकेशन का नाम हमारे पास में था ए। ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे ही बी लोकेशन भी अलग बनेगी और यहाँ पर भी a1 और b1 अलग अलग लोकेशंस होंगी, यानी कि टोटल 4 वेरिएबल्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे और हमने यहाँ पर इनको प्रिंट करवा दिया। ऐसे ही अगर हम b1 और a1 को यहाँ पर डिस्प्ले करवाएं
तो उनकी वैल्यू कितनी रहेगी, क्या रहेगी, जो हमने इनपुट लिया था वही उनकी वैल्यू रहेगी, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये है पास बाय वैल्यू। हालांकि हम फंक्शन जब पढ़ेंगे तो उसमें ये टॉपिक वापस से रिपीट होगा। उसके बाद डू वाइल लूप हमने समझा था कि क्या एग्जाम्पल हो सकता है। असाइनमेंट्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। मैंने जो असाइनमेंट्स दिए थे आप लोग ट्राई, आई थिंक आप लोगों ने ट्राई किया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, या अभी किसी को कुछ पूछना है असाइनमेंट्स में। यस, आलोक कुछ पूछना है असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग? यस, असाइनमेंट्स के रिगार्डिंग और कुछ कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो होगा ईनम। ठीक है, अब ईनम के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि आप ऑलरेडी सीजी में भी ईनम को पढ़ रहे हैं। आप लोगों ने जो भी एन्यूमरेशन का जो कंसेप्ट है वो सी में भी देखा है और सीजी में भी देखा है। ठीक है, तो सी प्लस प्लस में कैसे यूज में लेकर आ सकते हैं। हालांकि सीजी में सिर्फ आप प्री डिफाइंड इनम्स को ही यूज कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने बैकग्राउंड सेट करने के लिए यूज में लिया होगा, टेक्स्ट का जो भी साइज वगैरह चेंज करने के लिए यूज में लिया होगा, तो वो सब प्री डिफाइंड वैल्यूज हैं। ऐसे ही जो आप GDGM की वैल्यूज लिखते हैं, ठीक है, वो भी सब हमारे पास में इनम ही है। अब इनम क्या होता है, सिंपल, अगर हमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की बात करें तो हमारे पास में यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है इनम। हम खुद का एक डेटा टाइप क्रिएट कर सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल ये रहेगा कि अगर जैसे मुझे ट्रू और फॉल्स वैल्यू का एक डेटा टाइप क्रिएट करना है, तो सी प्लस प्लस में ट्रू फॉल्स के रिगार्डिंग 0 और 1 को कंसिडर करते हैं। 1 मतलब ट्रू या 1 और 0 यहाँ पर फॉल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन हमें एक पूरा वर्ड TRUE ट्रू को या फॉल्स को यूज करना है एज अ वेरिएबल की तरह। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं इनम। कैसे क्या होगा इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मैंने एग्जाम्पल्स भी इसके यहाँ पे पुट किए हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाकी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। और इनम को एक बार आप लोग जो सीजी में पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने जो प्री डिफाइंड वैल्यूज देखी हैं उनको एक बार आप अच्छे से पढ़ लेना। सी वाले कंसेप्ट को भी एक बार गो थ्रू उसका कर लीजिएगा।